एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 82 मर्डर केस दर्ज किए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर केस के बारे में तो बाहरी लोगों को पता भी नहीं चलता है और अक्सर कुछ केस की फाइल्स सालों तक थाने तथा कोर्ट कचहरी में धूल खाती रहती है। मगर इसी भारत में कुछ ऐसे मर्डर केस भी हुए हैं जो न सिर्फ देश भर में चर्चित रहे, बल्कि वो केस आज भी गाहे बगाहे चर्चा में आ ही जाते हैं। और उनमें से जेसिका लाल मर्डर केस एक वैसा ही केस है जिसे आज भी लोग सालों बाद भुलाए नहीं भूलते। जेसिका लाल के केस को भारत के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस माना जाता है, क्योंकि इस मर्डर केस की तार भारत के पूर्व राष्ट्रपति के एक रिश्तेदार से लेकर एक सांसद, एक विधायक के बेटे और भारत के एक बड़े क्रिकेटर के पिता के अलावा कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और नामचीन हस्तियों से जुड़ता है। तो आखिर इस जेसिका लाल मर्डर केस की पूरी कहानी क्या है? हत्या की वजह क्या थी? हत्या किसने की थी और कितने लोगों की तार इस हत्याकांड से जुड़े हुए थे? और सबसे जरूरी बात, इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या फैसला था? ये जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हत्या के बाद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और गवाहों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। 29 अप्रैल 1999 की बात है। सबरीना लाल अपने ऑफिस में थी जब उन्हें एक कॉल आया। सामने से आवाज आई, जल्द से जल्द अस्पताल आ जाओ, शोना को चोट लगी है। इससे पहले कि सबरीना ऑफिस से निकल पाती, कॉल दोबारा आया और अब की बार खबर मिली कि शोना को असल में गोली लगी है। शोना सबरीना की बड़ी बहन जेसिका लाल का निकनेम था और उसी सुबह जेसिका ने सबरीना को ऑफिस छोड़ते हुए कहा था, शाम को टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट आना, वहाँ आज बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और हम मजे करेंगे। पर सबरीना ऑफिस में काम की वजह से पार्टी में नहीं जा पाई थी और अब उन्हें सीधे खबर मिल रही थी कि उनकी बहन को किसी ने गोली मार दी है। आखिर कौन थी जेसिका और क्यों उसे इस तरह से पार्टी में गोली मार दिया गया? पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। 29 अप्रैल 1999 की रात को दिल्ली के मेहरौली इलाके में कुतुब कॉलोनर हवेली के अंदर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था टैमरिंड कोर्ट। दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी में अपनी पहचान रखने वाली बीना रमानी इस रेस्टोरेंट की मालकिन थी। वैसे तो बीना रमानी भारतीय थी, लेकिन उन्होंने कनाडाई मुल्क के एक बिजनेसमैन से शादी की थी जिनका नाम था जॉर्ज मेलहॉट। बीना और उनके पति जॉर्ज मेलहॉट साथ मिलकर ये रेस्टोरेंट चलाया करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम है मालिनी रमानी। उस वक्त मालिनी मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमा रही थी और उस दिन बीना रमानी के परिवार के लिए 29 अप्रैल गुरुवार का दिन बहुत खास था। टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट अपनी महंगी पार्टियों के लिए जाना जाता था। हर थर्सडे को इस रेस्टोरेंट में बड़ी आलीशान पार्टी हुआ करती थी जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को ही एंट्री दी जाती थी। और 1999 में हमेशा की तरह 29 अप्रैल गुरुवार के दिन एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है और ये पार्टी बीना रमानी के पति जॉर्ज मेलहॉट के लिए थी। दरअसल जॉर्ज मेलहॉट हमेशा के लिए भारत छोड़कर कनाडा जा रहे थे, इसलिए उनके फेयरवेल के लिए ये पार्टी का इंतजाम किया गया था। और क्योंकि ये पार्टी रेस्टोरेंट के मालिक की थी तो इसीलिए इस पार्टी को बहुत ही खास बनाने का प्लानिंग किया जाता है। क्योंकि पार्टी में हाई क्लास लोगों को बुलाया गया था, इसलिए वेटरिंग के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। पार्टी की शानो शौकत को बढ़ाने के लिए आम बार टेंडर्स की जगह महंगी और खूबसूरत बार टेंडर्स को बुलाया जाता है। इसीलिए बीना रमानी की बेटी मालिनी ने अपनी दोस्त जेसिका लाल को इस पार्टी में बार टेंडिंग करने का ऑफर पेश किया था। जेसिका लाल उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल हुआ करती थी। जेसिका का जन्म 5 जनवरी 1965 को हुआ था। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जेसिका लाल पिछले कुछ सालों से मॉडलिंग का काम करती थी। जेसिका ने उस वक्त बहुत ज्यादा कामयाबी ना पाई हो, लेकिन फिर भी उनका काम ठीक ठाक चल रहा था। जब मालिनी ने जेसिका को बार टेंडिंग का ऑफर दिया था तो जेसिका भी खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो गई थी। फिर शाम को टैमरिंड कोर्ट में ये पार्टी शुरू हुई। मौज मस्ती, नाच गाना, खाना पीना सब हुआ। लोग बेहद खुश थे। लेकिन रात के 12 बजे जब ये पार्टी खत्म होने की ओर थी, टैमरिंड कोर्ट में एक शख्स दाखिल होता है अपने 3 दोस्तों के साथ। इस शख्स का नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। मनु शर्मा हरियाणा के कदावर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा था। उसके साथ उसका दोस्त विकास यादव भी था। विकास यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा था। इन दोनों के अलावा 2 और लोग भी पार्टी में आए थे जिनका नाम था
अमरदीप गिल और आलोक खन्ना। अमरदीप गिल और आलोक खन्ना भी मनु और विकास की तरह ही बहुत ही अमीर और ताकतवर घराने से थे। पहले मनु शर्मा को 29 अप्रैल की रात अपनी मां के साथ चंडीगढ़ निकलना था, लेकिन अपने पिता से खौफ खाने वाला मनु उस रोज चंडीगढ़ ना जाकर दिल्ली में ही रुकना चाहता था। ये चारों दोस्त उस रात फॉन्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक कोठी में ठहरे थे। चारों दोस्त मिलकर वहां पर पार्टी कर रहे थे। शराब का दौर चल रहा था। इतने में मन्नू को याद आया कि आज तो थर्सडे है। उसे टैमरिन कोर्ट की याद आई, जहां हर गुरुवार के दिन एक स्पेशल पार्टी हुआ करती है। फिर ये चारों दोस्त ने अपनी टाटा सफारी गाड़ी उठाई और फिर मेहरौली पहुंच गए। रात के 12:30 बज रहे थे। पार्टी में पहुंचकर मनु शर्मा सीधा बार की तरफ चला गया। वहां जेसिका लाल और उसका दोस्त शायन मुंशी बार टेंडिंग कर रहे थे। मनु ने वहां जेसिका से शराब मांगी, पर क्योंकि उस पार्टी में उस दिन 300 लोग थे और रात के 12:30 बज चुके थे और इस वजह से बार में शराब खत्म हो चुकी थी, इसीलिए मनु के शराब मांगने पर जेसिका ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि शराब खत्म हो गई है। फिर मनु ने 1000 का नोट निकाला और जेसिका को देते हुए दोबारा शराब मांगी। जेसिका ने दोबारा मना कर दिया। अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती होता देख मनु शर्मा ने अपने जेब से 22 बोर की रिवॉल्वर निकाली और हवा में तान कर फायर कर दी, लेकिन जेसिका अब भी शराब देने से इनकार कर रही थी। फिर एक और बार जेसिका ने इनकार किया तो मनु शर्मा ने गुस्से में रिवॉल्वर जेसिका की तरफ ताना और फिर फायर कर दिया और जेसिका वहीं गिर पड़ी। पार्टी में लोग इस कदर नशे में थे, कुछ देर तक किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर बीना रमानी जेसिका के पास पहुंची। उन्होंने मनु शर्मा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और पार्टी में पिस्तौल लेकर क्यों आए हो? मनु शर्मा ने घबराते हुए कहा, मैंने ये गोली नहीं चलाई, और वो अपने 3 दोस्तों के साथ वहां से भाग निकल गया। उसके बाद जेसिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और उधर मनु पार्टी से निकलकर एक अज्ञात जगह पर जाकर अपनी पिस्तौल जमीन में गाड़ दी। इसके बाद वो चारों दोस्त विकास यादव के गाजियाबाद वाले बंगले में गए और रात भर वहीं ठहरे। फिर मनु शर्मा ने अपने एक और दोस्त अमित छिंगन से कहा कि वो छुपाई हुई पिस्तौल निकाले और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद मनु शर्मा और विकास यादव दोनों वहां से फरार हो गए। फिर जब पुलिस में ये केस पहुंचा तो 4 मई को पुलिस ने सबसे पहले अमरदीप सिंह गिल को गिरफ्तार किया और उसके बाद आलोक खन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के बाद 8 मई को बीना रमानी और उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीना रमानी के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि वो बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब सर्व कर रही थी और जिस पार्टी को वो प्राइवेट पार्टी बता रही थी वो असल में एक बहाना था। पार्टी में कोई भी आ सकता था, शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी से ताल्लुक रखता हो। बीना रमानी के ऊपर एक इल्जाम ये भी था कि उन्होंने जेसिका के खून के निशान साफ करवा दिए थे, जिसके चलते उन पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगा। इसके बावजूद बीना और उनके पति को इस मामले में जमानत मिल गई। फिर उस पिस्तौल को नष्ट करने वाला अमित छिंगन भी पुलिस के हत्थे लग चुका था, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस के पहुंच से कोसों दूर थे। फिर 29 मई की तारीख आई जब विकास यादव दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा और तब पता चला कि इस दौरान वो मिजोरम जाकर वहां के एक कोर्ट से अंतरिम जमानत लेकर आया था। ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी। और फिर कुछ दिनों बाद मनु शर्मा को भी पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये मामला एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था, जिसकी खबर सारी दुनिया को लग चुकी थी। पार्टी में उस दिन बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें से कई ने तो उस दिन मनु शर्मा को वहां देखा था। इसलिए जब ये केस कोर्ट में गया तो सबको लगा ये एक ओपन एंड शॉर्ट केस है। फिर 3 अगस्त को पुलिस इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करती है। 6 साल मुकदमा चलने के बाद 21 फरवरी 2006 को इस केस में अदालत का फैसला आता है कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन सबको रिहा कर दिया जाए। फिर अगले दिन अखबारों में ये खबर छपती है, नो वन किल्ड जेसिका। अब आप सोच रहे होंगे ओपन एंड शॉर्ट केस होने के बावजूद कोर्ट ने आरोपियों को रिहा क्यों कर दिया। इसका सीधा सीधा कारण था पुलिस, गवाहों का पलटना, सत्ता और पैसों का गठजोड़। मनु शर्मा की गिरफ्तारी के कुछ रोज बाद उसके पिता विनोद शर्मा जेसिका की बहन सबरीना के घर पहुंचते हैं और उन्हें एक गुलदस्ता देते हुए सांत्वना जाहिर करते हैं।
पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। उस दिन रेस्टोरेंट में 300 के आसपास लोग थे। इनमें से कई ने तो शुरुआती बयान में मनु शर्मा का नाम भी लिया, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो एक के बाद एक गवाह अपनी बातों से मुकरते गए। सबरीना बताती है कि खुद बीना रमानी ने उनसे कहा था कि ये रसूख वाले लोग हैं, इनसे पंगा मत लो। 3 मई 2001 को इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण गवाही हुई और वो थी शायन मुंशी की। शायन मुंशी जसिका के दोस्त होने के अलावा उस रात जसिका के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में बारटेंडिंग कर रहे थे। मुंशी ने पहले पुलिस को दिए हुए लिखित बयान में साफ साफ बताया था कि मनु शर्मा ने ही जसिका को गोली मारी है, लेकिन जब कोर्ट में बयान देने की बारी आई तो उसने वहां एक नई ही कहानी सुना दी। उसने बताया कि उस दिन रेस्टोरेंट में 2 पिस्तौलों से गोली चली थी। पहली बार मनु शर्मा ने छत की तरफ बंदूक उठाकर गोली चलाई थी और दूसरी गोली चलाने वाला शख्स कोई और ही था और उसी गोली से जसिका की मृत्यु हुई थी। और जब पुलिस को दिए लिखित बयान के बारे में पूछा गया तो उसने बोल दिया कि उसे तो हिंदी में लिखना आता ही नहीं। उसने कहा कि वो लिखित बयान पुलिस ने बनाया था और उससे जबरदस्ती साइन करवा लिया गया था और इसके अलावा पुलिस को कभी वो जुर्म का हथियार यानी कि वो पिस्तौल नहीं मिल पाया। कोई गवाह भी नहीं था क्योंकि सब लोग अपनी बातों से मुकर चुके थे और ऐसे में एकमात्र सबूत जो बचा था वो थे गोली के खोखे जो उस रात रेस्टोरेंट से बरामद हुए थे। फॉरेंसिक सेटिंग में सामने आया कि दोनों खोखे अलग अलग बंदूक के थे और इसीलिए कोर्ट के पास इन लोगों को रिहा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे पुलिस ने इस मामले में मुजरिम को बचाने की कोशिश की थी और तब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को मीडिया में इस बात की सफाई भी देनी पड़ी थी। लेकिन इतने से ही कुछ नहीं होता। भारत में हर कोई जानता है कि बड़े बाप का बेटा होने का मतलब है कि आपको कोई चालान देने की जरूरत ही नहीं और इसके अलावा कई नियम कानून आपके लिए लागू होते ही नहीं। लेकिन सरेआम हत्या कर बचकर निकल जाना, इस बात ने लोगों के अंदर भरे गुस्से को भड़का दिया और फिर सारे देश में इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च भी निकाले गए। लेकिन इस बीच अपनी जवान बेटी को खोने के गम में सबरीना की मां की मौत हो गई और मां के जाने के कुछ दिनों बाद ही पिता को भी 4 बार हार्ट स्ट्रोक आ चुका था और कुछ वक्त बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। सबरीना कहती है, मनु शर्मा ने सिर्फ मेरी बहन की ही हत्या नहीं की बल्कि उसने मेरे पूरे परिवार को मुझसे छीन लिया। जब 2006 में जसिका के गुनहगारों को रिहा मिल गई तब इस बात को लेकर पूरे देश में हलचल मच गई थी और फिर मीडिया ने इस केस में एक बड़ा रोल अदा किया। तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया और इस स्टिंग ऑपरेशन में शायन मुंशी के पास एक पत्रकार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा एक आदमी बनकर पहुंचा और एक फिल्म के रोल के सिलसिले में उनसे बात की। बातों बातों में पत्रकार ने कहा, लेकिन ये तो हिंदी फिल्म है और आपको तो हिंदी आती ही नहीं। तब शो ऑफ करने के चक्कर में शायन मुंशी ने हिंदी फिल्मों के धारा प्रवाह डायलॉग सुनाने शुरू कर दिए और इस तरह से शायन मुंशी का हिंदी न आने का झूठ पकड़ा गया। ऐसे ही कुछ और स्टिंग ऑपरेशन सामने आए जिनमें गवाहों ने बताया कि कैसे उन्हें धमकाया और डराया गया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के इंटरनल इंक्वायरी में खुलासा हुआ कि इस केस के मुख्य जांच अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की थी। इतना ही नहीं, कोर्ट में जो अलग अलग बंदूक के खोखे दिखाए गए थे उसको भी जानबूझकर सीएफएसएल टीम के एक अधिकारी रूप सिंह द्वारा बदले गए थे। एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई जिसमें कि पुलिस के सामने मनु शर्मा का एक बालिया बयान रिकॉर्ड था और अंत में पब्लिक प्रेशर के कारण इस केस की दोबारा से तहकीकात शुरू हुई। हाईकोर्ट ने लगातार 25 दिनों तक इस केस की सुनवाई की। इसके बाद लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए मनु शर्मा को आजीवन कारावास और विकास यादव के साथ उसके 2 और दोस्त अमर सिंह गिल और आलोक खन्ना को भी 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही पूरे तहकीकात में ये भी सामने आया कि फोरेंसिक लैब में भी गलत रिपोर्ट बनाई गई थी और कोर्ट ने भी ये माना कि शायन मुंशी ने कोर्ट में झूठ बोला था, इसीलिए मुंशी पर भी प्रजुरी का मुकदमा चलाया गया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा और विकास यादव को सिर्फ 4 साल की सजा मिली थी। लेकिन जसिका लाल केस में जमानत पर बाहर होने के दौरान विकास यादव ने एक और कांड कर दिया। 17 फरवरी 2002 की बात है। बुलंदशहर में पुलिस को एक व्यक्ति की लाश मिली। हत्या करके शव को जलाने की कोशिश की गई थी।
बाद में पता चला कि ये नीतीश कटारा की लाश थी और ये हत्या करने वाला कोई और नहीं था बल्कि विकास यादव और उसका चचेरा भाई विशाल यादव था। हत्या का कारण था नीतीश कटारा और विकास यादव की बहन भारती यादव की दोस्ती। परिवार की इज्जत के नाम पर नीतीश की हत्या कर दी गई थी। 16 फरवरी की रात को विकास और विशाल नीतीश से एक शादी के पार्टी में मिले थे और उसे अपने साथ एक एसयूवी में बिठा के ले गए थे। इसके बाद दोनों ने 23 वर्षीय नीतीश की हत्या कर उसके शव को जलाने की कोशिश भी की थी और इस मामले में भी जेसिका केस की कहानी दोहराई गई। कुल 4 गवाह थे जिन्होंने घटना की रात नीतीश को विकास और विशाल के साथ जाते हुए देखा था। उनमें से 3 ने ऐन मौके पर गवाही देने से मना कर दिया और एक तो कोर्ट में आकर अपने बयान से मुकर गया। इस केस में भी इंसाफ के लिए सालों लग गए। साल 2015 में हाईकोर्ट ने विकास यादव को नीतीश की हत्या का मुजरिम मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, अपने बयान से पलटने वाले शयान मुंशी तथा कोर्ट में गलत खोखे पेश करने वाले रूप सिंह और कोर्ट में किसी के दबाव में आकर झूठी बयान देने के लिए कुल 19 लोगों पर मामला दर्ज करते हुए मुकदमा चलाया जाता है। कोर्ट द्वारा श्याम सुंदर शर्मा को भी बरी कर दिया गया था। ये श्याम सुंदर शर्मा भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के साले थे। और आपको शायद ये सुनकर यकीन ना हो, लेकिन जेसिका लाल मर्डर केस में इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह को भी आरोपी बनाया गया था, मगर कोर्ट ने बाकी 9 आरोपियों के साथ युवराज सिंह को भी रिहा कर दिया था। और फिर साल 2020 में मनु शर्मा को अच्छे बर्ताव के चलते जेल से रिहाई मिल गई। अपनी बहन के लिए सालों लड़ाई लड़ने वाली जेसिका की बहन सबरीना ने भी मनु को माफ करते हुए ये कहा कि मैं इंसान हूँ और माफ करने में यकीन रखती हूँ। मेरी माँ ने मनु को उस वक्त ही माफ कर दिया होता अगर मनु ने उस वक्त माफी मांग ली होती। मैंने अपनी बहन जेसिका के साथ साथ अपने माँ बाप को भी खो दिया है। हमारी जिंदगी में एक वक्त वो भी आता है जब हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना होता है। मैं विक्टिम वेलफेयर बोर्ड की ओर से मिलने वाले पैसे भी नहीं लेना चाहती। इन्हें किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। एक तरफ 2020 में इस केस के मुख्य आरोपी मनु शर्मा को जेल से रिहाई मिल गई, वहीं साल 2021 में जेसिका लाल के परिवार की आखिरी सदस्य भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। दरअसल जेसिका की बहन सबरीना लाल की लिवर की बीमारी के चलते अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। मतलब कि जेसिका लाल के परिवार में अब कोई नहीं बचा। और दूसरी ओर इस केस के ज्यादातर आरोपी आज भी अपनी जिंदगी बड़े ही आराम और शान और शौकत से गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे केस में आपकी क्या राय है? क्या जेसिका लाल को सही इंसाफ मिल पाया या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।